अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ शुद्ध नवमी दिनांक 27 ना 27 जून 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल जनवन निखिल गदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। Please explain what RPL बीज संस्कार। तो मैं इस सूत्र के बारे में बहस करता हूँ। ये जो बीज संस्कार की बात है कि अधिशेते यथा भूमि वगैरह जो बात पहले की गई है कि वो वहां पे पड़ा रहता है और फिर अनुकूल वातावरण काल आने पर वो पेड़ को निर्माण करता है, पौधे को निर्माण करता है। तो वैसे बीज के बारे में अभी सोचना काफी जरूरी इस प्रकार का हो गया। ये जो धान हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसका बीज पहले किसान के हाथ में रहता था। जब नई फसल आती थी तो किसान अगले बरस के लिए बीज सुरक्षित कर लेता था और बाकी धान का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आई और बीज कंपनियां निर्माण हुई तो वो हर साल बीज बेच सके इसलिए उन्होंने जो उत्पन्न होने वाली फसल है उसमें परिवर्तन करवाया कि वो निर्बीज हो जाए। दिखने में तो बीज जैसा रहेगा लेकिन निर्बीज हो जाएगा और फिर वो बीज बोने से कुछ नहीं होगा, तो आपको हर बरस कंपनी से बीज खरीदना है। तो ये जो शुरुआत हुई खास करके हरित क्रांति में इस प्रकार से, इससे बहुत सारे तरीके का नुकसान हो गया। एक तो किसान के हाथ में बीज नहीं रहा,
ये सबसे बड़ा नुकसान इस प्रकार का है। दूसरी बात, जो प्रतिकार क्षमता मूल बीज में होती थी वो इस हाइब्रिड में नहीं है, और इसलिए रोगग्रस्त होने की संभावना काफी बढ़ गई। और उसके लिए जो उपाय सुझाया गया वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपाय सुझाया गया। तो हमने ही अपने आहार में जहर डालना शुरू कर दिया, और ये करीबन 60-70 बरस से ये सिलसिला चल रहा है इस प्रकार से। और तीसरा एक अहम मुद्दा है कि इसमें ऑन्कोजीन्स निर्माण होने लगे, क्योंकि ये जो चेंज उन्होंने, म्यूटेशंस उन्होंने जिनमें की निर्बीज बनाने के हेतु, उससे सभी प्राणी मात्राओं में अभी ऑन्कोजीन्स निर्माण हो रहे हैं। और जिस किसी का हार्मोन, जिस किसी का बीज दुष्ट हो जाता है, उसमें अगर कोई भी थोड़ी फेवरेबल कंडीशन हो जाए तो उसको कैंसर डिटेक्ट होता है। और ये 2 महीने से बच्चे से लेकर 90 बरस के वृद्ध में भी ये बात पाई जाती है। तो ऐसे हालात में अगर कैंसर से मूल रूप से बचना है तो देसी सीड का ही और देसी गाय का ही प्रयोग होना चाहिए। तो सुभाष पालेकर, उनका एक अहम काम इस प्रकार का है, वो कर रहे हैं। लेकिन पूरे समाज में परिवर्तन आना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूं कि वैद्यों में तो परिवर्तन आना चाहिए, डॉक्टर्स में परिवर्तन आना चाहिए। और हम निश्चित रूप से नैसर्गिक बीज वाला ही धान खाए, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। अभी सभी में इस प्रकार के अगर ऑन्कोजीन्स है तो आगे वाली पीढ़ी में भी रोग न हो, किसी भी आनुवंशिकता रोग के हो, खास करके कैंसर, डायबिटीज, हृदरोग वगैरह वगैरह इस प्रकार के, अम्ल पित्त, इनकी आनुवंशिकता अगले वाले पीढ़ी में होती है, तो उसको टालने के लिए बीज शुद्धि करना आवश्यक रहेगा। तो ग्रंथों का जो कहना है, स्निग्धम वांतम विरिक्तम च निरूढ़म अनुवास्तम योजे शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती, तो स्नेहन स्वेदन करके वमन विरेचन बस्ती और उत्तर बस्ती ये सभी करवाने हैं ताकि बीज की शुद्धि हो जाए, और फिर आगे वाली पीढ़ी में ये रोग होने का खतरा कम हो जाएगा। पूरी तरीके से मिट जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। 3-4 पीढ़ियां तक ये करेंगे तो ये पूरे मिट जाएंगे, नहीं तो कम होते जाएंगे, उसका बल कम होगा, लेकिन पूरी तरीके से निकल गया ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये शुरुआत तो कभी ना कभी तो होनी चाहिए। तो अभी इसके लिए काफी देर हो चुकी है, और देर करना बिल्कुल उचित इस प्रकार का नहीं है। तो इस प्रकार से सोचना और इम्प्लीमेंट करना ये जरूरी होगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारे खेती में हमने काफी प्रयोग किए हैं कोकण में। अब वहां पर्यटन भी शुरू हो जाएगा। तो ये सितंबर से आगे लेकर पर्यटन शुरू हो जाएगा। तो मेरी सभी वैद्यों से विनती है कि जरूर वहां पे आए, 2-3 दिन रहे, देखे सब, इस सभी का महत्व समझे और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें। फॉलिकल बीज आज कल हिस्ट्री टेकिंग में ये मिलता है सीडलेस फ्रूट्स, वेजिटेबल फर्टिलाइजर्स युक्त आहार से। एक कारण है कि बीज की उत्पत्ति प्रॉपर नहीं हो पाती। आहार विहार पित्तज दिवास्वप एंड मेन रजस वाला परिचर्या का पालन न करना, एंड नाउ ऑन ट्रीटमेंट, सो वी नीड टू गिव ऑर्गेनिक फ्रूट्स विच हैव सीड्स। अम्ल पित्त हेरिडिटी ऐसा कोई रेफरेंस है क्या? है। शायद रोग में देखना पड़ेगा है या नहीं है। इस प्रकार के सुवर्ण सूच्यकर की फलश्रुति में
आनुवंशिकता के बारे में बात कही गई है, तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और वैसे देखा जाता है, अम्ल पित्त आनुवंशिक है, ये देखा जाता है, मेरे पेशेंट्स मिलते हैं इसके। तो ऐसे हालात में हमें कम से कम ऑर्गेनिक, वास्तव में नैसर्गिक के बारे में ही सोचना है। और बीज शुद्धि करने के लिए सभी में शुक्र शोधन गण का प्रयोग होना चाहिए। मैं अभी कैंसर के सभी मरीजों में शुक्र शोधन गण का प्रयोग करता हूँ, लेकिन हम सभी में भी ऑर्गेनिक इस प्रकार से ऑन्कोजीन्स है, तो हमें भी कैंसर होने से बचने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से शुक्र शोधन गण का प्रयोग होना है। और रसायन चिकित्सा होती रहनी चाहिए, हमें नित्य रसायन लेना चाहिए, चाहे क्षीरगुरुत्वाभ्यास रसायनानाम हो, आचार रसायन हो, च्यवनप्राश हो, या और कोई इस प्रकार की चीजें हो जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगी और फिर कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचा पाएगी इस प्रकार से। बट एज पर आवर प्रीवियस लेसन, our born prakriti should be considered sama. So whatever transferred from our parents should be considered as sama. I am not having an apt thought process. सम प्रकृति एक अलग चीज है, और ये खाने पीने वाली चीजें शुक्र दृष्टि अलग चीज है। सम प्रकृति दोषों की साम्यावस्था है, और वो मेरा मानना है ही कि हम सभी पर सम प्रकृति होते, मेजॉरिटी क्लास जो है सम प्रकृति ही है। लेकिन इस प्रकार से बीज में दुष्टि होना ये सभी में है, फिर भी है, सम प्रकृति है तो भी है इस प्रकार से, ये अलग कारण इस प्रकार का है। तो हमें उससे बचना चाहिए, नैसर्गिक खाना ही खाना आरंभ करना चाहिए, देसी गाय का ही दूध लेना है पूरे परिवार के लिए इस प्रकार से, तो हम शायद बच पाएंगे। अभी भी एक मोबाइल वगैरह भी कारण है, मोबाइल टावर ये भी कारण है। मैंने सुना था कि रिकमेंडेशन जो है वो स्मॉल इस प्रकार के, जिसकी क्षमता कम है, इस प्रकार के अनेक मोबाइल टावर्स, इसका रिकमेंडेशन है कि जिसमें रेडिएशन की मात्रा कम इस प्रकार की होगी। लेकिन ये 30 मोबाइल टावर के बजाय एक सिर्फ मोबाइल टावर लगाते 30 पट ज्यादा, 30 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, तो रेडिएशन की प्रॉब्लम बढ़ती है इस प्रकार से। तो ये भी मूर्खता है। जो वास्तव रिकमेंडेशन है वही करे, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और वाईफाई कनेक्टिविटी भी जब जरूरत नहीं तो बंद कर देनी चाहिए। और डाटा जो है वो भी जब जरूरत नहीं है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि हम मोबाइल के रेडिएशन से, वाईफाई के रेडिएशन से बच सके। तो आज कल रात मैंने पहली बार वाईफाई बंद करा, रात में इस प्रकार का, और मोबाइल डाटा भी ऑफ कर दिया। आज सुबह उठने के बाद शुरू किया है। अभी अगर जरूरत नहीं है तो बंद कर देते हैं, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और कम से कम मोबाइल 2 फीट की दूरी तक रखना है। ये भी एक अहम बात है। ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ये कान में डालने का इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गैडजेट्स अब नेसेसरी है, ऐसा नहीं कह सकते कि मोबाइल का प्रयोग ही मत करो इस प्रकार से, लेकिन उसमें जो सावधानी बरतनी है वो नहीं बरतेंगे तो मुश्किल होगी। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। पहले तो रहन-सहन में सुधार करना है, ये जीवन शैली के बारे में बदलाव लाना है, रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जागना है, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। और नैसर्गिक ही अन्न खाना है, देसी गाय का ही दूध लेना है। ये सब करेंगे और फिर मोबाइल रेडिएशन से बचे रहेंगे, तो शायद संभव है कि हमें कैंसर नहीं होगा।
या और बीमारियां नहीं होगी इस प्रकार से। तो अभी सभी में, वैद्यों में खास करके मैं बता रहा हूँ कि पंचकर्म करके ही कंसेप्शन के बारे में सोचे। हमारे जो मरीज हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी ये बात स्पष्ट रूप से बताते रहे, ताकि इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जाए और फिर धीरे धीरे समाज में जागृति होगी इस प्रकार से। तो ये अभी विषमुक्त अन्न के बारे में कहा जा रहा है। हमारा मेरी एक छात्रा है, वो विषमुक्त डाइनिंग हॉल शुरू करने जा रही है पुणे में। लेकिन इसका भी प्रचार प्रसार होना काफी है, आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता इस प्रकार की पड़ेगी। तो हमें इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बीज संस्कार के बारे में, और ये सीड कंपनियों के बीच से बच के रहना पड़ेगा। ये सबसे अहम इस प्रकार का है। मैं टेरेस गार्डनिंग पर भी जोर कर रहा हूँ। हमारे घर पे भी टेरेस गार्डनिंग है और काफी प्रयास करने के बाद अभी वो अच्छे फल देने लगा है इस प्रकार से। तो वैसे गैलरी में, टेरेस में गार्डनिंग करें अपने अपने के लिए, ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः पुनर्विरुद्धः स्वे काले ज्वरयन्ति ज्वरन् नरम मलाः। मैं बात कर रहा था सिम्प्टोमेटिक रिलीफ की। अभी ये अर्वाचीन शास्त्र में, आधुनिक वैद्यक में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के कई ड्रग्स उपलब्ध है। और सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि सिम्प्टोमेटिक रिलीफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट समझना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे बुखार आ गया तो क्रोसिन देनी ही पड़ती है, ऐसा लोग बताते हैं, हमारे वैद्य भी कहते हैं। ये भी अजीब बात है। खास करके बच्चों के बारे में ये तकलीफ ज्यादा होती है। कि अगर 2 3 4 साल 5 का बच्चा हो, तो चाहे उसके माता पिता दोनों आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हो, दोनों वैद्य हो, फिर भी थोड़ा बुखार चढ़ गया, 100 101 इस प्रकार का, कि तुरंत क्रोसिन दे देते हैं। ये गलती है। हमें हमारे दवाइयों की तरफ से चलना है। बात हो सकती है कि बुखार तेज हो जाता है, 102 तो 103 104 इस प्रकार का भी हो जाता है। तो हमारे अनुसार क्या करना है ये देखना जरा आवश्यक होगा। जयमंगल रस है सामावस्था में खास करके, और ये बात पक्की है कि ये तुरंत उतरेगा नहीं। जयमंगल देंगे तो भी थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, 1 डिग्री से कम होगा, लेकिन पूरा उतर जाएगा ऐसा नहीं है। जब तक दोषों का पाचन नहीं होता तब तक बुखार उतरता नहीं। तो ये बात समझ लेनी है। सिर्फ जिन बच्चों में कंवल्जन्स आने की हिस्ट्री है, उनमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। उनके बारे में क्या क्या सोचना है, क्या क्या सोचना है, ये अलग बात रहेगी। लेकिन बाकी बच्चों में भी इस प्रकार के क्रोसिन देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बल्कि न देना ही बेहतर है। चाहे 3 4 दिन लग जाए बुखार उतरने में, लेकिन ये मूल रूप से रोग की चिकित्सा होगी और वही आवश्यक है। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार से बुखार आना और दोषों को उनका कार्य दिखाने के लिए अवसर मिलना, ये अच्छी बात है। कि बुखार ही हो रहा है, उसकी भली-भांति चिकित्सा हो जाती है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, दोषों का बल कम हो जाता है। कृत्वा वैगं गतबला, ये गतबल हो जाते हैं। और गतबल होने के कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं निर्माण करते। मैंने काफी उदाहरण हार्ट अटैक के देखे हैं कि जिसमें कोई भी इस प्रकार का कारण नहीं था, अचानक दिल का दौरा पड़ गया और मृत्यु हो गई इस प्रकार से। पहले कभी हुआ नहीं था, जो पहला हुआ वही मैसिव हो गया और तुरंत मौत हो गई इस प्रकार से। तो ऐसे कैसे हो सकता है, पता कैसे नहीं चलता पहले इसके बारे में। तो ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ का नतीजा है।
कि जो जो छोटी छोटी बीमारियां अगर होती है, प्रतिशाय होता है, कास होता है, ज्वर होता है, अतिसार होता है, अजीर्ण होता है, जो भी है इस प्रकार से, उसकी मूल रूप से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अतिसार हो गया तो फिर लोमोटिल वगैरह जैसे दवाइयाँ ले लेंगे इस प्रकार से, या फिर सर्दी हुई तो भी इस प्रकार की दवाइयाँ ले लेंगे, एंटीएमेटिक इस प्रकार से। बुखार आ गया तो क्रोसिन ले लेंगे। ये सब जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत बातें हैं। अगर एलोपैथी के दृष्टि से साइंटिफिक ट्रीटमेंट करनी है तो भी कौन सी बीमारी है उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या एंटीबायोटिक है वो सोच समझ कर देना यह आवश्यक रहेगा। यहाँ पुणे में एक निगुड़कर करके एलोपैथी के प्रैक्टिशनर है, एमबीबीएस है। लेकिन जब बुखार आता है और मरीज उनके पास जाता है तो बोलते हैं ठीक है, विश्राम करो, गर्म पानी पियो, लंघन करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो मैं परीक्षण करके एंटीबायोटिक दे दूंगा, उसमें 4-5 दिन भी लग सकते हैं, तब तक ये बुखार उतर जाता है। तो ये रियल साइंटिफिक प्रैक्टिशनर है। इस प्रकार के साइंटिफिक प्रैक्टिशनर्स सभी होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और हमारे बीएमएस लोगों ने लोगों को बिगाड़ दिया है ज्यादा। बीएमएस लोगों ने जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, जितने बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया, जितने बड़े पैमाने पर हार्मोन्स का प्रयोग किया या फिर स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया, वो शायद एलोपैथी वाला भी नहीं करता। जब जरूरत नहीं है तो हायर एंटीबायोटिक दे देना, जब जरूरत नहीं है तो स्टेरॉइड शुरू कर देना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसके लिए उनकी प्रैक्टिस अच्छी सेट हुई। क्योंकि बगल में एमबीबीएस डॉक्टर है, वो इतना साहस नहीं करता है जो एक बीएमएस व्यक्ति कर सकता है इस प्रकार से। और फिर इसके जरिए ये एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गई कि अगर मेरे बगल वाला आदमी देने ही वाला है तो मैं कहीं नहीं दूं, क्यों नहीं दूं इस प्रकार से। तो इसमें वैद्य के सत्ता में डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने मोकाट सुटलेले जंतु करके एक प्रकरण लिखा है कि ये जंतु सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इतने बलशाली क्यों हो गए। तो अगर अधूरी काल के लिए, अधूरी अवस्था में या अधूरी मात्रा में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है और वो भी हायर एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, तो नेचुरली उनमें वैक्सीनेशन हो जाता है एंटीबायोटिक्स का। और फिर वो उस एंटीबायोटिक को दाद नहीं देते, ये जुबानते नहीं है, अगली पीढ़ी जो है वो रेजिस्टेंट निकलती है इस प्रकार। और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत ही अगर जरूरत है, कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है तभी करना है, नहीं तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना ही नहीं है। बुखार चाहे 4 दिन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये मानसिकता ही नहीं रही, ना ही समाज की मानसिकता रही, ना ही डॉक्टरों की मानसिकता रही। तो इसलिए किसी भी समस्या का उपाय मूल रूप से ढूंढना है। बुखार हो गया, प्रतिष्ठा हो गया या और कुछ हो गया इस प्रकार से, अगर तो मूल रूप से उसकी चिकित्सा करनी है। उसके लिए जो परहेज करने की जरूरत है वो परहेज करना है। और मूल रूप से स्वस्थ होना है। दोष अपना अपना कार्य करके शांत हो जाएंगे और फिर आगे बड़ी नौबत नहीं आएगी। ये अचानक कैंसर हो गया, अचानक हार्ट डिसीज हो गया, इस प्रकार की जो बात है वो नहीं होगी। इसलिए ये गतबलत्व होना बहुत जरूरी है मामूली मामूली विकारों में। और सिम्टोमेटिक रिलीफ का मामला बंद होना चाहिए। सिम्टोमेटिक रिलीफ तभी देना है जब हमें मालूम है कि हम मूल रोग की चिकित्सा कर रहे हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस की मूल रूप से चिकित्सा कर रहे हैं, चाहे एलोपैथी की दृष्टि से करो, वहां तो है नहीं उस वहां पे। लेकिन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कैल्शियम वगैरह इस प्रकार से,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वगैरह वगैरह, तो उसकी मूल रूप से चिकित्सा करो ना। सिर्फ एनर्जेटिक देना ये ट्रीटमेंट ही नहीं है वास्तव में। उसी प्रकार से अगर मूत्राशमरी है, पथरी है और उसके जरिए पेन हो रहा है, तो हम पथरी की दवा दे रहे हैं। वैसे एलोपैथी में पथरी की दवा है नहीं, सिस्टोन वगैरह जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं वही प्रयोग करते हैं। वहां तो लिथोट्रिप्सी ऑप्शन है इस प्रकार से, या फिर हाइड्रोथेरेपी, भरपूर पानी पिलाना और जोरदार यूरिन करवाना, तो शायद ये मूत्राशमरी नीचे आ गई हो तो निकल जाती है इस प्रकार से। लेकिन इतना पानी पीना भी सही नहीं है। हमारे दृष्टि से जो अश्वरी का निर्माण हो रहा है उसके जो कारण है, टमाटर, अंडे, पालक वगैरह, उनको दूर करना है, मूत्र वेगावरोध को दूर करना है। और फिर अभी के पथरी के लिए शायद एनाल्जेसिक का प्रयोग हो सकता है अगर जरूरत है तो। लेकिन हमारी दवाइयों से काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्यूट कंडीशंस भी कंडीशंस भी पे अच्छा काम होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत ही सोच समझ कर करना है। नहीं करे तो बेहतर है, मूल रूप से चिकित्सा करे यही सबसे बेहतर है। और फिर दोषों का अवसर नहीं मिलेगा संचित होने का, और फिर बड़े पैमाने पर उनका उत्थान होगा, बड़ा विरोग होगा, और फिर वो भुगतने के बजाय और कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये सिम्टोमेटिक रिलीफ ने समाज का नुकसान किया है, पूरा नुकसान किया है। और दूसरी मूर्खता है कि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझते आ रहे हैं, पूरा समाज समझ रहा है। इवन डॉक्टर्स, एलोपैथी भी समझती है कि यही ट्रीटमेंट है इस प्रकार से। डायलिसिस ट्रीटमेंट कैसी हो सकती है? डायलिसिस ट्रीटमेंट है ही नहीं है, वो तो किडनी का और खराब करना है। लेकिन सभी यूरोलॉजिस्ट कहते रहते हैं नहीं नहीं, डायलिसिस ही ट्रीटमेंट है, दूसरा कोई चारा नहीं है इस प्रकार से। मूल रूप से बिगड़ा क्यों ये मालूम नहीं, दुरुस्त करने का उपाय क्या है ये मालूम नहीं, और फिर डायलिसिस के बारे में, रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बहस करते रहना, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बहस करते रहना वगैरह वगैरह, ये सब मूर्खता है। और समाज इससे प्रभावित है। तो अभी हमारे यहाँ एक हादसा हुआ, एक 23 24 बरस की युवा लड़की मेरे पास आई थी, विल्सन सिंड्रोम करके। देखिए, सेरुलर स्पाज्म 21 22 इस प्रकार का कुछ था, उधर हुआ था, कामला हुई थी और उधर हुआ था। उसको केवल दूध पे रखा, औषधियां दी, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। उसको 3 बरस हो गए अभी। और फिर अभी कुछ परिवर्तन आया खाने पीने में, वो एलएलबी कर रही थी और फिर उसका तनाव ज्यादा हुआ इस प्रकार से, तो फिर से कामला हो गई। मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई, मैंने ट्रीटमेंट दी लेकिन फायदा नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम पुणे में आ जाओ, हम अस्पताल में दाखिल करेंगे और आगे कुछ देखेंगे। मेरे यहाँ आने के बजाय वो रूबी हॉल में चले गए। और उनका कहना था नहीं, कंडीशन उनकी बहुत बेकार थी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। रूबी हॉल ने सलाह दी कि तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट करना है इस प्रकार से। उसकी तैयारी तैयारी में लग गए। लेकिन 3 4 दिन में उसकी मौत हो गई, रूबी हॉल में ही मौत हो गई। अब बात यह है कि ये तो अभी 26 27 बरस की इस प्रकार की लड़की थी। तो सभी का इस प्रकार से मैकेनिकल उत्तर ढूंढना, ये एलोपैथी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्हीं में उनका पैसा है इस प्रकार से। According to Sushruta, urine formation starts from Pakvasha, so we should think of treating Pakvasha in renal stone. रिनल स्टोन भी करना है, रिनल फेलियर में भी करते हैं, सीआरएफ में या सीकेडी में। हम पूरी लाइफस्टाइल की जानकारी लेके पूरे जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं।
और पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बात बहुत अहम है कि हमें मूल रूप से किसी भी छोटे रोग की भी चिकित्सा करनी है, केवल बड़े रोगों के बारे में ये सोचना है ऐसा नहीं है। और आयुर्वेद जैसा शास्त्र हमारे हाथ में है जो मूल रूप से चिकित्सा करता है, तो हम उसी का प्रयोग करेंगे ना। क्यों इस प्रकार से सिम्टोमेटिक रिलीफ के पीछे दौड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये करेंगे तो हम तो बच जाएंगे, हम अपने रोगियों में भी इस प्रकार के बताएंगे और वो भी बच जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। कफपित्तात् तिकग्राही पृष्ठाद् वातकफात्मकः वातपित्तात् शिरोग्राही त्रिविधात् स्यात् तृतीयकः। तो तृतीय का ज्वर 3 प्रकार का है। कफ पित्त से अगर है वो त्रिक से शुरुआत होती है, और वातकात्मक है तो पृष्ठ से शुरुआत होती है, और वात पित्त से है तो शिरोग्राही इस प्रकार का होता है। तो ये एक अलग अंदाज इस प्रकार का है कि द्वंद्वज दो दो दोषों के कारण इस प्रकार के तृतीय के ज्वर निर्माण हो रहे हैं। तो शुरुआत अलग अलग इस प्रकार की होती है कि त्रिक का ग्रह इस प्रकार का होता है कफपित्त से अगर है तो जो दवाइयां प्रयोग करनी है वो कफपित्त शामक इस प्रकार की होनी चाहिए। पृष्ठ से शुरू होता है तो वो वात कफात्मक है तो वात कफ शामक इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। और शिरोग्राही अगर है तो वातपित्त की चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो इन स्थानों में इन दोषों के द्वंद्व का विशेष परिणाम इस प्रकार का है। 71वां श्लोक चल रहा है अभी। ये दिख नहीं रहा स्क्रीन, क्योंकि दिसत स्क्रीन आहे, और उसके दिसतंय, साथ नंबर ये दोनों दिख रहे हैं। दिसतंय, हाँ, सगळं दिसतंय सर. चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः जंगाभ्याम श्लेष्मिकः पूर्वा शिरस्तः अनिल संभवः। चातुर्थिक ज्वर जो है वो 2 प्रकार का प्रभाव दिखाता है। कफज अगर है तो जंघा से शुरुआत होती है, और वातज है तो शिरस्तः शिर से शुरुआत इस प्रकार की होती है। तो मेरा एक प्रस्ताव है एक्चुअली कि शारीर भाव संबद्ध शारीर भाव, ये हमने त्रिस्कंद कोश में लक्षण संबद्ध शारीरादि भावा, लक्ष्य संबद्ध शारीरादि भावा, हेतु कोश में हेतु संबद्ध कार्य संबद्ध, और औषध कोश में चिकित्सा संबद्ध औषध संबद्ध। हाँ, देख इस प्रकार से बताए गए हैं। तो प्रातिपदिक कोश में अभी ये सभी भाव एक ही जगह मिलेंगे, और हमारा जो आउटपुट है 3 प्रकार का आउटपुट डायग्नोसिस में, उसमें एक आउटपुट पॉसिबल रोग वो लक्षणों के आधार पर पहले बनता है, और फिर बाकी पूर्व रूप निदान वगैरह सभी उससे जुड़ जाते हैं। पूर्व रूप अवस्था में अगर विकार है तो वो भी सामने अब आती है, और दोष धातु मल के स्तर पर किस प्रकार का वैषम्य है ये भी बात शारीरादि भाव के परिशिष्ट से प्राप्त होते हैं। तो किसी एक शारीरादि भाव से लेकर उससे संबंध दोष कौन से है, उसके संबंध रोग कौन से है वगैरह वगैरह बातें, या उसके लिए चिकित्सा क्या ये है, उसके संबंध हेतु कौन से है, ये सभी बातें वहां पे आती है। तो ये बहुत अच्छा अपेंडिक्स इस प्रकार का होगा, ये बहुत अच्छा एक आउटपुट होगा। और प्रातिपदिक कोश के जरिए सिंगल डाटाबेस में ये सभी बातें मिलेगी, तो हम आसानी से एक शारीर भाव से कौन से भाव संबद्ध है ये देख पाएंगे। तो ये जो सूत्र है इसके लिए महत्वपूर्ण है।
कफ पित्त तो दोनों है, वो त्रिक से संबंध ज्यादा इस प्रकार का रहेगा। वात कफात्मक है तो पृष्ठ से ज्यादा संबंध रहेगा, और वात पित्त है तो शिरोग्राही इस प्रकार का। मतलब चाह दे नहीं तो बिस्किट है बस। तो इस प्रकार से हो सकता है, और इस प्रकार का शारीरिक भावों का परिशिष्ट एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और उसको भली भांति जानना जरूरी इस प्रकार का होगा। उसका काफी बड़े पैमाने पर हम उपयोग कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। और उसमें दोष धातु मतलब सभी भाव आते हैं, अवयव भी आते हैं। विषम ज्वर एवान्यश्च चतुर्थक विपर्य त्रिविध धातुर एकैको द्विधातुश्च द्विधातुस्था करोति। तो चतुर्थक विपर्य ये और एक चीज है। तो त्रिविधो धातु, ये वात पित्त कफ तीनों एकैका द्विधातुस्था करोति। एक एक दो दो धातुओं में रहता है, और चतुर्थक विपर्य को निर्माण करता है। तो इसमें 2 दिन बुखार आता है, एक दिन विश्राम रहता है, फिर 2 दिन बुखार आता है, इस प्रकार का साइकिल रहता है। मिळतं ना, आपल्याकडे नाही झालेलं ना। नाही मिळतं, ज्यादा तो अभी खास करके मलेरिया के बारे में जो पेशेंट्स है, इसमें एकांतर अभ्यंतर इस प्रकार की बात होती रहती है। और मुख्य लक्षण जो है वो ठंड बहुत बचना और तेज बुखार होना। और उस समय में अगर रक्त का परीक्षण किया जाए तो ये मलेरिया के जंतु जो है वाइवैक्स और फाल्सिपेरम ये दिखाई देते हैं, फिर एलोपैथी में निदान निश्चित हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन तीव्र बुखार की अवस्था में ये होता है। और दही के बारे में बताया गया है, शीत के विषम ज्वर है, शीत पूर्व के इस प्रकार के विषम ज्वर में दही दवा है इस प्रकार से। तो कुछ वैद्यों ने इसका भली भांति प्रयोग किया है कि बुखार आने से पहले दही खिलाना, 1/4 किलो अगर इतना इतनी मात्रा में, तो बुखार नहीं आता, उस समय में नहीं आता, बाद में आ सकता है। और एक बार ये साइकिल टूट गया तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी मलेरिया काफी गंभीर रोग हो सकता है। और what does the gap indicate which cycle in the body? ये जो प्रत्यनीक बलाबल ये कारण बताया है उसका। प्रत्यनीक बल अच्छा है तो बुखार नहीं आएगा, कम मात्रा में आएगा। प्रत्यनीक बल कम है तो बुखार तेज होगा, जल्दी आएगा, उस समय में आएगा, इस प्रकार से। तो जो पहले बात बताई है उसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। तो चतुर्थ का विपर्य इस प्रकार से 2 दिन बुखार आता है और एक दिन विश्राम होता है। और मलेरिया के विकारों में ये शायद ज्यादा अच्छा दिखने में मिलता है। मलेरिया के पेशेंट हमारे पास कम आते हैं,
क्योंकि एलोपैथी में उसका निदान और चिकित्सा दोनों हो जाते हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुणेश शास्त्री ने काफी इसके बारे में बहस की है। उस जमाने में मलेरिया एपिडेमिक के रूप में आते थे और एक क्विनाइन उस समय की दवाई थी उसके लिए, और क्विनाइन के बहुत सारे आवर्तन होते रहते थे, उसके दुष्परिणाम होने लगते थे और फिर भी मलेरिया मिटता नहीं था। ऐसे अवस्थाओं में उन्हें काफी प्रयास किए हैं मलेरिया के लिए। अभी आयुष ने आयुष 64 करके एक दवा निकाली थी मलेरिया की, मालूम नहीं कितने लोगों के प्रचलन में है इस प्रकार से, और उनका कहना था कि ये बहुत अच्छा काम करती है। आम अवस्था है तो दही कैसे यूज कर सकते हैं? दवा के तौर पर कर सकते हैं। और बीच में जब बुखार नहीं होता तो उतनी अमावस्था नहीं रहती, ये भी एक बात है। वैसे विषमज्वरांतक लोह, महासुदर्शन चूर्ण वगैरह वगैरह, महासुदर्शन काढ़ा, ये देते रहते हैं। फिर भी मेरा अनुभव अलग अलग रहा है कि जिनमें ये पॉजिटिव आए हैं फाल्सिपेरम वाइवाक्स इस प्रकार से, उनमें परिणाम नहीं हो रहा था। जो केवल ठंड बचकर बुखार आ रहा है, ये पॉजिटिव, मलेरिया पॉजिटिव नहीं है, उनमें महासुदर्शन चूर्ण काढ़े का उपयोग बहुत अच्छा होता है, तुरंत मिट जाता है इस प्रकार से। द्वितीय पंक्ति का अर्थ क्या है? त्रिवेदो धातु एक ही कहा, 3 प्रकार का धातु दोष वात पित्त कफ एक ही कहा। द्विधातुस्तः तम करो यम करोति, 2 धातुओं में रह के विकार निर्माण करता है। तो इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व है, लेकिन एक समय में एक दोष इस प्रकार का इन्वॉल्व इस प्रकार का होगा, जो आगे की बात बताए। प्रायश संधिपाते न दृष्ट पंचविधो ज्वरः संधिपाते तो यो भूयान दोष परिकीर्तिता, जो ज्यादा है, बलवान है, वो दोष कहा जाता है संधिपात में इस प्रकार से। गवर्नमेंट सप्लाई पीएचसी में आज भी यूज में है, कॉन्टैक्ट में काफी दी गई XT4 कोविड में। ओके, तो अच्छी बात है। अगर इस प्रकार के आइस 64 ये मलेरिया की दवा करके इस प्रकार से दी गई है और कारीगर है, अच्छा काम कर रही है, तो ये अच्छी बात इस प्रकार की है। हरियाणा के मोर देन 95% एरिया में अब मलेरिया नहीं हो रहा हो, नहीं जो यमुना रिवर एरिया में जो पीपल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, वहाँ रेयर केसेस है। यह भी संचित पानी में इनकी निर्मित होती है मच्छरों के द्वारा, उनका फैलाव होता है मच्छरों के द्वारा। तो इस प्रकार के गंदा पानी संचित न हो तो इसमें रोकथाम हो सकती है, लेकिन उसके लिए डीडीटी का प्रयोग करना ये भी नुकसानकारक है। तो मूल रूप से इस प्रकार के गंदे पानी की चिकित्सा होनी चाहिए, गंदा पानी नहीं रहे, संचित न हो, इसके बारे में सोचना है। तो इस प्रकार से ये मच्छर का निर्माण नहीं होगा, मच्छर निर्माण नहीं होगा तो इनका प्रचार प्रसार नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी जैसी इस प्रकार की है। तो अभी ये समस्या उतनी गंभीर नहीं है, शायद हमारे यहाँ नहीं है, गढ़चिरौली वगैरह यहाँ भाग जहाँ मच्छर ज्यादा है वहां पे ये बात हो सकती है अभी भी इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि से ये त्रिदोष संधिपात और किसी एक दोष का अधिक होना, ये बात समझकर उसकी चिकित्सा करनी है। तो गुणेश शास्त्री ने इसके बारे में काफी बहस की है। वसंत कल्पना जो है खास करके इसमें ज्यादा कारीगर इस प्रकार की है, लिहा वृद्धि होती है। इस प्रकार के क्विनीन के बार बार प्रयोग करने से प्लीहा वृद्धि रहती है। और फिर फणसलकर जी का जो कहना था
कि मेधस्य स्वप्नम कट्याः प्लीनो वृद्धि कृशांगता, मेध क्षीण हो जाता है तो प्लीहा वृद्धि होती है। तो ये सवाल काफी लोगों से पूछा गया है कि प्लीहा वृद्धि क्यों होती है, मेध और प्लीहा वृद्धि का क्या संबंध है इस प्रकार से। तो फणसळकर जी का कहना था कि स्नेहन ये मेध धातु का प्रधान कर्म इस प्रकार का है, और प्रत्येक धातुर बलवर्ण युक्त ये करवाना ये प्राकृत इस प्रकार का मेध का कर्म है। और वो अगर ठीक नहीं हो रहा हो तो रक्त में संचित दोष इस प्रकार के हो जाते हैं और धातु भी उसमें आने लगते हैं, अन्य आगे वाले धातु भी इसमें आने लगते हैं। शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धंतम विवर्धयेत, ये जो बात प्लीहा प्लीहोदर में बताई गई है तो मांस वगैरह के भी अंश रक्त में आ जाते हैं और फिर प्लीहा में संचित हो जाते हैं। उसके लिए मांसजानांतु संशुद्ध शस्त्रक्षाराग्नि कर्म, तो अग्नि कर्म वहां पे किया जाता है और उससे काफी अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मांस की चिकित्सा है, रक्त की चिकित्सा है ही नहीं। लेकिन मांस से बढ़ा रक्त अगर संचित है तो ये बात होती है। तो ये नवनीत में जो खल है वसंत कल्पना का, लघुमालिनी मधुमालिनी सुवर्ण मालिनी, इसका वो नवनीत मेदस्य है, मेद बढ़ाने वाला है और फिर ऐसे हालात में वसंत कल्पना ज्यादा अच्छा काम करती है, जो इस प्रकार का संचय रक्त में आने वाले धातु का होता है, उसको निपटने का काम ये वसंत कल्पना करती है। और फिर मूल रूप से मलेरिया से मुक्ति वहां पे मिल जाती, इसके बारे में कहा गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेद क्षीणता में ये प्लीहा वृद्धि होती है, इसके बारे में थोड़ा अलगता से इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। और अभी स्वाति मोहिते का व्याख्यान हुआ था जिंक के बारे में इस प्रकार से, और जिंक डिफिशियंसी है, उसके जरिए कुछ परिणाम निकल आ रहे हैं, और जिंक डिफिशियंसी के लिए वसंत कल्पना देनी है जसद है उसमें। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है अभी जिंक के काफी कंपाउंड्स आ रहे हैं, कंपाउंड्स आ रहे हैं बाजार में, और उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो बेहतर है वसंत कल्पना का प्रयोग करें या फिर जिन औषधियों में जिंक का प्रयोग है उनके बारे में सोचे इस प्रकार से। मैंने एक अजीब बात सुनी थी एक व्याख्यान हुआ था जर्मनी से रिटर्न बीएमएंडिस डॉक्टर उनका। तो उन्होंने पहले जर्मनी में क्या क्या प्रचलन में आ रहा है इसके बारे में बताया था, और उसमें अहम मुद्दा था आइरिस डायग्नोसिस, कि केवल आइरिस को देखकर शरीर में क्या हुआ है ये डायग्नोसिस करना, और उससे भी आगे की बात है और उसके क्या आगे की बात है ट्रीटमेंट भी नेत्र में करना, दवाई डालनी है वो नेत्र में डालनी है, चाहे कहीं भी विकार हो, इस प्रकार से एक अलग मुद्दा था इस प्रकार से। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो एक्चुअली जिंक इंसुलिन के बारे में काम कर रहे थे। इंसुलिन की खोज पहले जब हुई तो इंसुलिन अनस्टेबल था और इसलिए वो स्टेबलाइज कैसे करे इसके बारे में पूरे विश्व भर में प्रयास चल रहे थे। और फिर कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन जिंक इंसुलिन ये कल्पना सामने आई और जिंक से वो स्टेबल होने लगा, और फिर अभी जो प्रचलन है वो जिंक इंसुलिन इस प्रकार का है। तो इसी बात को लेकर जसद भस्म का प्रमेह में प्रयोग करना, प्रमेह मैं बता रहा हूँ लेकिन डायबिटीज में प्रयोग करना, ये गुणेश शास्त्री में इसके बारे में काफी बहस की गई है कि ये जसद भस्म का डायबिटीज में अच्छी तरीके से फायदा होता है इस प्रकार से। वो शायद ये जो रिसर्च हुआ था जिंक इंसुलिन के बारे में वो उसका मूल कारण कदाचित होगा इस प्रकार से।
एलोपैथी में विल्सन डिसीज एंड चिल्ड्रन में डायरिया में जिंक यूज होता है। ओके। मैंने तो फलोत्रिकादि वगैरह का प्रयोग किया था और केवल दूध पे रखा था। तो अच्छी तरीके से सुधर गई थी। अभी उसका प्रॉब्लम नहीं था, विल्सन डिसीज अभी नहीं था, सेल्यूलोस प्लाज्मिन नॉर्मल था, 2 या 3 ऐसा कुछ था। तो कामला हुई थी, उसका कारण समझ में नहीं आया था। और मैंने फिर हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, डी नहीं है ई, सभी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा था। और आईजीजी आईजीएम के बारे में भी बताया था, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के जरिए एएनए भी टेस्ट बताई थी। लेकिन इसके सभी के रिजल्ट्स मेरे हाथ में आने से पूर्व रूबी हॉल में एडमिट हो गई, और फिर आगे कुछ पता नहीं चला क्या निकला उस प्रकार से, वहां से इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें Google AI is going to introduce the same technology diagnosis on the basis of eye. Okay, ये AI काफी अलग ही बात है, और अभी हमने एक ट्रायल करके देखी उसकी। तो वो संस्कृत से भी रेफरेंसेस ढूंढ के देता है। ये काफी अजीब है, कहाँ से ले रहे हैं पता नहीं चल रहा। कुछ भी आप उसको बता दो, भेंडीची भाजी कशी करावी है मराठी में लिख के दिया तो उसने पूरी रेसिपी बता दी भिंडी की भाजी। और लक्षण दिए आना हो वगैरह इस प्रकार से, उसके बारे में भी उसने बताया इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ये एआई का प्रयोग किस प्रकार से होगा, अभी इसके बारे में काफी बहस चल रही है। तो हम भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो एआई का ही प्रयोग करते हैं। बहुकारण योगजन्य भाव को समझने के लिए एआई बहुत अच्छा है। हमारे सामने उतने सभी भाव आते नहीं है, ये एक बात है। ये मैंने तो उसका उदर निदान करके ही किया था। विल्सन डिसीज के बारे में मैंने सोचा नहीं था, सिर्फ ये सेल्यूलोस प्लाज्मिन मुझे पता चला कि देखना पड़ता है। और वो ज्यादा था, वो कम होते होते नॉर्मल हो गया। मैंने विल्सन डिसीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, ना ही मुझे कुछ मालूम है उसके बारे में। मैंने केवल आयुर्वेद की पद्धति से उदर निदान करके जातोदक अवस्था चिकित्सा की थी, और वो ठीक हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी के बारे में अभी सोचना पड़ेगा, और हम ऐसा नहीं कह सके कि एआई जो है उसका हमें कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। बहुत बार एआई पर हो सकता है। वो कहाँ से संदर्भ उठाते हैं इसके ऊपर ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन देवनागरी के भी संदर्भ आते हैं, ये भी अजीब बात है इस प्रकार से। तो कहीं कहीं बता देते हैं कि मालूम नहीं है हमें इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई है, और हमारी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है उस प्रकार कंप्यूटर काम करता है इस प्रकार से। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था। भावसार सर सिड़ैक में थे, संस्कृत के टीचर हमारे। तो हम उनको मिलने के लिए गए थे, हमें सिड़ैक का जिस कार्ड चाहिए था टीम में काम करने के लिए। तो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा अभी एक बहुत अच्छा लेक्चर है, तुम आके बैठो फिर बाद में बोलेंगे। हमें भी मालूम नहीं था, ठीक है हम चले गए। तो लेक्चर चल रहा था आर्टिफिशियल आई के बारे में। और फिर रॉड्स एंड कोन्स से आई का जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिफिशियली किस प्रकार से बनाएंगे। और फिर सेंसर्स किस प्रकार के होने हैं, और इसमें अहम है जो भी फोटो निकाला जाएगा उसका एनालिसिस कैसे करेंगे।
अब बात यह है, हम हमारी आंख से जब देखते हैं तो पूर्वानुभव, उसकी स्मृति और अभी का अनुभव, इनके मेल से ज्ञान होता है कि ये कार है, ये बस है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिखाया जाता है कि आगे पेड़ है, ये आदमी है, यहाँ रास्ता खत्म हो रहा है, यहाँ टर्न है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर आगे का नतीजा जो है वो विदाउट ड्राइवर कार आ गई है अभी। लेकिन इसकी शुरुआत मेरे ख्याल में, मैं बात कर रहा हूँ 1990 की शायद। तो अभी 33 बरस हो गई है इस बात को, जब मैंने ये आर्टिफिशियल आई के बारे में देखा था, डेमोन्स्ट्रेशन देखा था इस प्रकार का, उसके बारे में जो बहस चल रही थी उसके बारे में देखा था। तो ये मामला काफी पुराना है। लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, ये अच्छा नमूना है। अगर हम भली भांति इसका प्रयोग कर पाएंगे तो हम भी काफी फायदा उठाएंगे। हमारी समस्या बड़ी है प्रातिपदिक कोश के बारे में, ह्यूज डाटाबेस है। और शॉर्ट स्पैन में आपको रिजल्ट दिखाने हैं, 2-3 सेकंड में रिजल्ट आने चाहिए। या एआई में देखा गया कि जैसे ही मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया, दूसरे सेकंड से रिप्लाई आना शुरू हो जाता। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? भेंडीची भाजी कशी करावी, इसके बारे में दूसरे सेकंड में आना शुरू हो जाता है रिकॉर्डिंग के, ऐसा करो, ये काटो उसको, इस प्रकार से तड़का बनाओ, वगैरह वगैरह इस प्रकार, दूसरे सेकंड से। तो ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो जरूरत है। पुराने जमाने में न्यूमेरिक सर्च सबसे फास्ट है। तो हर टेक्स्ट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होना है। हमारे ग्रंथों में जितने भी शब्द आए हैं संस्कृत में, मूल शब्द, ये विभक्ति प्रत्यय सहित छोड़ दो, वात से वाते में नहीं, सिर्फ वात, इस प्रकार वो कितने शब्द है, वो लक्षावधि है। लेकिन एक बार उनको इंडेक्सिंग कर दिया और हर शब्द को एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, ये 450 है, ये 10,000 इतनी वैल्यू है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब जब उस शब्द को ढूंढेंगे तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होनी चाहिए किसी एक फील्ड में। और उस न्यूमेरिक वैल्यू को ढूंढेंगे तो वो शब्द कहाँ पे है, ये सभी सामने तुरंत आ जाएगा। न्यूमेरिक सर्च फास्ट है इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए पहले शब्द का डाटाबेस बनना, हर शब्द को एक आइडेंटिटी मिलना, न्यूमेरिक आइडेंटिटी मिलना, ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। फिर भी अभी ये करने के बजाय ही ये करते हैं, इतने फास्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। इनपुट ट्रांसफर 0.001 सेकंड में होता, इसलिए होता ऐसे, एंड आउटपुट ट्रांसफर इन 0.005 सेकंड से 1 सेकंड ओनली। तो कंप्यूटिंग काफी एडवांस हो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हमें उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है तो हमें उसका फायदा जरूर उठाना। वैसे त्रिस्कंध कोश में हमने कंप्यूटर पर काम किया ही है, प्रातिपदिक कोश का काम भी उसी पर चल रहा है, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट का काम भी उसी पर चल रहा है। AI is big threat in coming time that makes the makers of AI are already worried because of it. Elon Musk already working on chip to be installed in brain to complete AI. ये तो अब अजीब है। तो ठीक है, ये बड़ी चुनौती है आगे के हिसाब से। लेकिन इसके बारे में जरूर सोचेंगे इस प्रकार से। आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। 2025 तक
पॉसिबल है ये होना, ठीक है। ये पूरा मैकेनिकली चल रहा है तो मुश्किल है इसके फेट के बारे में बताना इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ह्यूमन एंड मशीन के संकर से नया कोई स्पेसिस डेवलप हो रहा ये ऐसे ये निसर्ग पर इस प्रकार से आक्रमण करना उचित नहीं है। वो हमारे फायदे में नहीं है, नुकसान करेगा। मनी इंटेलेक्ट आर गेटिंग आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन मैन, लाइफ लूजिंग बैटल। निरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।